हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज भी रोज़ की तरह जीएस के 20 क्वेश्चन जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेड मंड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी दिया है भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन सी दिया राज्य सूचना आयोग और ऑप्शन डी दिया राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग अगर हम किसकी पूछ क्या रहा है कि भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब कि भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। किसके बारे में भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, बताया नहीं गया है। जैसा कौन सा है तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें यानी है इसको क्या कहते हैं, CAG। अगर इसे इसकी बात करें CAG की, तो इसे भारतीय संविधान में के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो बताया गया अनुच्छेद 148 से 151 में। क्या बताया गया है, CAG के बारे में बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 148 से 151 के बीच। ठीक, अगर से भारतीय चुनाव आयोग की बात करें, इसे किस अनुच्छेद में बताया गया, तो बताया गया अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में किसका जिक्र किया गया? भारतीय चुनाव आयोग का। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 315 में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 315 में इसके जिक्र किया गया है। ठीक, तो पूछ रहा था कौन सा निकाय नहीं है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये भारतीय संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। क्या? केंद्रीय सूचना आयोग। अगर पूछे केंद्रीय सूचना आयोग की गठन कब हुआ था, तो हुआ था 2005 में। कब? 2005 में किसका गठन हुआ था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ था। अगर पूछे इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या पूछ रहा है कि हिंदू कुश, किसकी? हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन दिया आपका काराकोरम, ऑप्शन बी दिया आपका तिरिचमीर, ऑप्शन सी दिया उड्रेनजोम और ऑप्शन डी दिया नंदा देवी। हिंदू कुश पर्वत की बात करें देख कहाँ पर है, तो आपके अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। यह अफगानिस्तान की प्रमुख पर्वत चोटी है। कौन सी? हिंदू कुश। अब पूछा हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह कौन सी है? ये आपकी तिरिचमीर। ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन है दिया आपका खजुराहो मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में दिया है, तिजारा मंदिर राजस्थान बता रहा है, वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश। क्या पूछा है? युग्म सुमेलित है, यानी इनमें से एक ही जो है जो सही सुमेलित है, बाकी 3 क्या है? गलत है। ठीक, अगर हम खजुराहो मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश में दिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश में है क्या? नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। कौन सा? खजुराहो मंदिर। और तिजारा मंदिर की बात करें कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। यही ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होता है, जो कि तिजारा मंदिर दिया। क्या? तिजारा मंदिर। अगर से वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें ये कहाँ पर है? ये आपके है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में नहीं है। ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कौन? वेंकटेश्वर मंदिर। और लिंगराज मंदिर की बात करते हैं कहाँ पर है? ये आपके है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। कौन से मंदिर है? लिंगराज मंदिर। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, यानी 3 गलत है, 1 सही है। खजुराहो मंदिर दिया था आंध्र प्रदेश, लेकिन कहाँ पर है? खजुराहो मंदिर है आपका मध्य प्रदेश, यानी हमारा गलत हो गया।
तिजारा मंदिर राजस्थान दिया, यही हमारा सही आंसर है। ठीक, और वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें उड़ीसा दिया था, ये भी गलत है। वेंकटेश्वर मंदिर है कहाँ, तो यह है आपके आंध्र प्रदेश में। लिंगराज मंदिर की बात करें, ये आपके मध्य प्रदेश में दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है, यह है आपके उड़ीसा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ओणम, क्या ओणम प्रतिवर्ष, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है, जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है। ऑप्शन ए दिया है आपका मिजोरम, ऑप्शन बी दिया है झारखंड, ऑप्शन सी दिया है केरल और ऑप्शन डी दिया है मणिपुर। ऑप्शन डी क्या दिया है, मणिपुर। किसकी बात कर रहा है, ओणम का। ओणम कहाँ का त्यौहार है, ये ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का, केरल का प्रमुख त्यौहार है। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ये कितने दिनों तक, अगर पूछे कितने दिनों तक मनाया, तो 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने, 10 दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक। ठीक, 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है ओणम, जो कि केरल का प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है। ऑप्शन ए दिया है आपका पूना पैक्ट, ऑप्शन बी दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी दिया है असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। अगर हम पूना पैक्ट की बात करें, किसकी, पूना पैक्ट की बात करें, पूना पैक्ट आपका कब हुआ था, तो हुआ था आपका 24 सितंबर, कब, 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932 में। कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था आपके पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में। कहाँ पर, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में, सेंट्रल जेल में। किसके किसके बीच हुआ था, तो हुआ था आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। क्या, पूना पैक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में। कहाँ हुआ था, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में। किसके किसके बीच, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक, अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, किसकी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल, क्या, 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर से असहयोग आंदोलन की बात करें तो हुआ था आपका 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1942 में, 1942 में। ठीक, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम, यानी सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे पहले कौन घटना घटित हुई थी, सबसे पहले कौन घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन ए दिया था आपका पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, ये हुई थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। क्या पूछ रहा है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताएं। ऑप्शन ए दिया आपका नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन बी दिया द स्टेट्समैन, ऑप्शन सी दिया द हिंदू और ऑप्शन डी दिया टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या पता है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम। अगर पूछे प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम, सिर्फ प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम अगर पूछे, प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम पूछे तो कौन सा है, वह है आपका बंगाल गजट। कौन सा, बंगाल गजट। बंगाल गजट कब आया, 1780 में। ठीक, अगर पूछे हिंदी की पहली, मतलब हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, हिंदी में, या हिंदी में, मतलब हिंदी में पहला समाचार पत्र कौन सा है, इसमें भी कौन सा है, एक है आपके उदंत मार्तंड, जो कि साप्ताहिक था। ये क्या था, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आता था, साप्ताहिक। ये क्या था, उदंत मार्तंड, जो क्या था, साप्ताहिक था, साप्ताहिक। कौन था ये साप्ताहिक, ये था उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। ठीक,
उदंत मार्तंड। ये क्या था? साप्ताहिक। और एक था आपका दैनिक, जो कि डेली आता था, दैनिक। ये कौन था? ये था आपका सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण था, क्या नाम था? समाचार सुधा वर्षण, सुधा वर्षण। ये क्या था? ये था आपका दैनिक, जो कि डेली आता था। और साप्ताहिक की बात करें तो कौन था? उदंत मार्तंड। ठीक, अब सिर्फ बस खाली पूछे हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, वो भी होगा आपका उदंत मार्तंड। ठीक, यहाँ पर पूछा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। किस पर? इंटरनेट पर। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? कौन सा था? तो ये था आपका द हिंदू। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? इसकी रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका बेकरल, ऑप्शन बी दिया आपका क्यूरी, ऑप्शन सी दिया आपका फैराडे और ऑप्शन डी दिया क्या है? ऑप्शन डी क्या दिया है? दिया रदरफोर्ड। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई? ये है आपके बेकरल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, फैराडे की बात करें, फैराडे किसकी मतलब मात्रक है? किसका मात्रक है? तो ये आपका धारिता के मात्रक है। धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही रूप से सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी किनारे बता रहा है। ऑप्शन बी दिया है सूरत ताप्ती नदी किनारे। ऑप्शन सी दिया है जबलपुर झेलम नदी किनारे। और ऑप्शन डी दिया है लखनऊ गोमती नदी किनारे। पूछा है इनमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। ठीक, तो उज्जैन की बात करें कहाँ है? क्षिप्रा नदी किनारे, यानी ये सही है। ठीक, और सूरत कहाँ है? ये भी ताप्ती नदी किनारे है। जबलपुर कहाँ है? झेलम नदी किनारे? नहीं, झेलम नदी किनारे है, जबलपुर नहीं है। तो जबलपुर किस नदी किनारे है? ये आपके नर्मदा नदी किनारे। कहाँ पर? नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे। कौन सा शहर है? ये आपका जबलपुर। और झेलम नदी किनारे कौन सा शहर है? झेलम नदी किनारे। झेलम नदी किनारे अगर बात करें कौन सा शहर है, तो कौन सा है? ये आपका श्रीनगर है। कौन सा? श्रीनगर। श्रीनगर किसके किनारे है? ये आपके झेलम नदी किनारे। और लखनऊ की बात करते हैं कहाँ पर है? गोमती नदी किनारे। ठीक, तो कौन सा सही नहीं था? यह था आपका ऑप्शन सी हमारा सही नहीं था। ठीक, जबलपुर, जो कि झेलम नदी किनारे दिया था, है वास्तव में नर्मदा नदी किनारे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? इसकी बात करा जीका वायरस की। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया आपका एंडीज, ऑप्शन बी दिया है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी दिया है हिमागोगस और ऑप्शन डी क्या दिया है? एनाफिलीज। ऑप्शन डी दिया आपका एनाफिलीज। ठीक, किसकी बात करें? जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति के कारण होता है? ये होता है आपका एंडीज मच्छर के प्रजाति के कारण होता है। ठीक, कौन सा? जीका वायरस। और इसी कारण एक और रोग होता है, कौन सा होता है? चिकनगुनिया। एंडीज मच्छर की प्रजाति के कारण जीका वायरस होता है और इसी के साथ होता है आपका एक चिकनगुनिया। क्या? चिकनगुनिया। ये सब किसके कारण है? मच्छर और एंडीज मच्छर के कारण होते हैं। और क्यूलेक्स भी एक मच्छर की प्रजाति है। ठीक, इसके कारण कौन सा रोग होता है? इसके कारण होता है आपका फाइलेरिया। कौन सा? फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग इसके कारण क्यूलेक्स का कारण। और जो हिमागोगस है ये भी एक मच्छर की ही प्रजाति है। इसके कारण कौन सा होता है? इसके कारण होता है आपका येलो बुखार। येलो बुखार पूछे किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका हिमागोगस के कारण। ठीक, और एनाफिलीज के बारे में, एनाफिलीज के कारण कौन सा होता है? ये होता है आपका डेंगू। कौन सा? डेंगू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका 28%, ऑप्शन बी दिया है आपका 10%, ऑप्शन सी दिया 18% और ऑप्शन डी दिया है 5%। ऑप्शन डी क्या दिया है? 5%। तो अगर से हम किसकी बात करें, अगर से हम जीएसटी स्लैब की बात करें तो कितने जीएसटी स्लैब बताए गए हैं? टोटल 5 जीएसटी स्लैब बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं?
तो एक है आपका 0%, क्या है, एक है आपका 0% और एक है आपका 5%, कौन सा 0% है, एक है आपका 5% और एक है आपका 18%, एक है आपका 18%, कितना परसेंट, एक है आपका 18% और एक है 28%, 28% और एक था आपका 12%। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। पूछा है इसमें कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी, यानी 10% हमारा जीएसटी स्लैब के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर जीएसटी की बात करें तो कब आया, मतलब कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद दिया है, ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 123। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में किसने बताया गया, ये बताया गया अनुच्छेद 123 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछ लेता राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में बताया गया है, राज्यपाल के अध्यादेश के लिए कौन सा अनुच्छेद बताया गया है, तो है आपका अनुच्छेद 200, कौन सा, अनुच्छेद 213। ये किसके अध्याय, राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति की बात करें तो कौन सा है, अनुच्छेद 123। ठीक, और अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें क्या होता है, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के बारे में किसने बताया गया है, तो बताया गया आपका अनुच्छेद 52 में। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 252 की 352 की बात करें तो इसमें बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की शक्ति लाने की बात उसको की गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। ऑप्शन दिया आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी क्या दिया है, मध्य प्रदेश। अगर पूछे सबसे बड़ा, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पहले स्थान में कौन सा है, तो यह आपका राजस्थान, कौन सा, राजस्थान। अगर से दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये है आपके दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे कौन सा है, ये आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे कौन सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये किस स्थान पे है, चौथे नंबर पे है। ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो किसका है, उत्तर प्रदेश का, किसका, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रामसर सम्मेलन का विषय क्या है, रामसर सम्मेलन का विषय क्या है। ऑप्शन ए दिया है आपका मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण करना, ऑप्शन बी दिया है मिट्टी की, ऑप्शन बी दिया आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ऑप्शन सी दिया उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण और ऑप्शन डी दिया है ओजोन परत का, ओजोन परत का क्षय का एक, मतलब क्षय का नियंत्रण, क्षय का नियंत्रण। ठीक, पूछा है रामसर सम्मेलन का विषय क्या है, रामसर सम्मेलन का विषय क्या है, तो यह है आपको आर्द्र भूमियों का संरक्षण, क्या है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे रामसर सम्मेलन कब हुआ, तो हुआ था 1971 में, 1971 में। और पूछे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ने दिया आपका घटप्रभा नदी, ऑप्शन भी दिया है मंजीरा नदी, ऑप्शन सी दिया है मूसी नदी और ऑप्शन डी क्या दिया है तुंगभद्रा नदी। ठीक, क्या पूछा है? पूछा है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, घटप्रभा नदी नहीं है, कि मंजीरा नदी नहीं है, कि मूसी नदी नहीं है, तुंगभद्रा नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आपकी मंजीरा नदी। कौन सी? मंजीरा नदी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। तो मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह आपकी गोदावरी की सहायक नदी। इसकी गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? ये आपकी मंजीरा नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ने दिया है आपका बाजरा, ऑप्शन भी दिया है धान, ऑप्शन सी दिया है ज्वार और ऑप्शन डी क्या दिया है गेहूं। ऑप्शन डी दिया आपका गेहूं। किसकी बात कर रहा है? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है बाजरा धान ज्वार, ये तीनों के यहाँ ये खरीफ की फसल है। कौन सा नहीं है? गेहूँ। गेहूँ जो है एक किसकी फसल है? रबी की फसल है। और कौन कौन से रबी की फसल है? तो आपका हो गया, एक हो गया गेहूँ, हो गया आपका चना, हो गया जौ, हो गया सरसों, हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके रबी के फसल हैं। कौन से? रबी के फसल है। कौन कौन से? रबी, चना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों और कौन सा है? एक है आपका मटर। ये सब किसके फसल हैं? ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करें तो बाजरा हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, ऐसे आपका मक्का हो गया, ये सब किसके फसल हैं? ये सब खरीफ के फसल हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समीकरण का सदस्य नहीं है? इसका सदस्य नहीं है, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 2009 में। और जब 2009 में स्थापना हुई तो इसके कितने सदस्य थे? इसमें सिर्फ 4 सदस्य थे। कौन कौन से थे? इसमें था आपका ब्राज़ील था, रूस था, भारत था और चीन था। ठीक, कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। तब इसका नाम हुआ करता था क्या? BRIC, ब्रिक, यानी क्या? BRIC यानी ब्रिक। तब इसका नाम ब्रिक हुआ करता है। देशों के पहले अक्षर को लेकर ये बनाया गया है। B फॉर ब्राज़ील हो गया, R से रसिया हो गया, I से इंडिया और C से चाइना। और इसमें 5वां देश जुड़ा था आपका 2010 में। कौन सा था? साउथ अफ्रीका था। 2010 में जुड़ गया साउथ अफ्रीका। इसमें जुड़ के क्या हो गया? ये हो गया आपका ब्रिक्स बन गया, BRICS हो गया। इसमें टोटल 5 देश हो गए। कौन कौन से? एक है आपका ब्राज़ील, कौन सा? ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका, ये आपके टोटल 5 देश थे। ठीक, पूछा इसमें कौन सा सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या केन्या। तो कौन सा नहीं है? केन्या। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? क्या पूछ रहा है? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ने दिया आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी दिया आपका बीबी गिरी, ऑप्शन सी दिया आपका एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी क्या दिया है? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी क्या दिया है? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, तो किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति की। तो भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें अगर से कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? ये थे आपके भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। और अगर से दूसरे राष्ट्रपति की बात करें, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या थे? कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे? आपके दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले उपराष्ट्रपति भी कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तीसरे राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कौन थे? ये आपके तीसरे राष्ट्रपति थे। और चौथे राष्ट्रपति की बात करें, चौथे राष्ट्रपति थे आपके कौन थे? वी वी गिरी, ये कौन थे? आपके चौथे राष्ट्रपति। और पांचवें राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? ये थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे, अली अहमद, ये कौन थे? पांचवें राष्ट्रपति थे। पूछा भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे आपके? वी गिरी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है आपका आगरा, ऑप्शन बी दिया है बरेली, ऑप्शन सी दिया लखनऊ और ऑप्शन डी दिया है कानपुर। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह आपके बरेली में स्थित है। कहाँ पर? बरेली में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है PMGY। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? PMGY का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ऑप्शन बी दिया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन सी दिया प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना और ऑप्शन डी क्या दिया है? प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो PMGY का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपके प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, पूछे शुरू कब हुआ था? ये हुआ था आपका सन 2000 में। सन 2000 में ये शुरू हुआ था और इसी के अंतर्गत मिड डे मील योजना भी शामिल किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ने दिया आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन भी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी दिया है राजेंद्र प्रसाद। क्या पूछ रहा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कौन थे? ये थे आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक की बात करें तो इनका है द इंडियन स्ट्रगल। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। ये किसकी पुस्तक है? ये सुभाष चंद्र बोस की है। और महात्मा गांधी की बात करें तो इनकी पुस्तक है आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये आपकी महात्मा गांधी की। ठीक, और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह है आपकी इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। ठीक, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है? ये आपकी द इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी की बात करें तो कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज। और मौलाना अबुल कलाम की आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, और मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।